देश के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी वीर सेनानी सी बर्मा की। हम आज याद कर रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक केंद्रीय कमेटी सदस्य सी बर्मा की। हम आज याद कर रहे हैं जिसने 10 वर्ष के कारावास की सजा तो भोगी ही, लेकिन काकोरी षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा पाई। हम आज बात कर रहे हैं उस क्रांतिकारी की जो अखंड भारत कहा जाता था, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी संयुक्त थे। हम बात कर रहे हैं गुलाम भारत को आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारी सेनानी सी बर्मा की। हम आज बात कर रहे हैं इतिहास, साहित्य और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा रुचि रखने वाले उस छात्र की जो कानपुर डीएवी कॉलेज की में पढ़ाई करते हुए HSRA का सदस्य बना। हम बात कर रहे हैं उस क्रांतिकारी की जिसने देश के शहीद आजम भगत सिंह से पहली मुलाकात कानपुर में किया। हम आज बात कर रहे हैं उस सी बर्मा की जो देश की गुलामी की बेड़ी से बाहर निकालने के लिए आजादी की बलिवेदी पर अपनी कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी साथियों के लेख, पत्र, तस्वीरों को ना बल्कि भारत में घूम घूम कर इकट्ठा किए। वह इंग्लैंड के पुस्तकालय, कार्यालय और अन्य जगहों से क्रांतिकारियों के दस्तावेजों को इकट्ठा किया, भारत लौटे और भारत में एक संस्मरण पुस्तक लिखा, छपवाया, प्रकाशित करवाया और लोगों तक भिजवाया। आज की युवा पीढ़ी, आज भारत, आजाद भारत की युवा पीढ़ी देश के महान क्रांतिकारी, कुर्बानी देने वाले वीरों की वीर गाथा कहानी यदि जान पाते हैं तो उसमें सबसे ऊपर रखने वाला योगदान और करने वाला योगदान सी बर्मा की है, जिसने क्रांतिकारी के विचारों को अपने कलम से लिखा और हम आज युवा पीढ़ी को रोशनी दे रहे हैं। हम आज उस सी बर्मा की बात कर रहे हैं जो गुलाम भारत में जन्म तो लिया, लेकिन उनकी मृत्यु आजाद भारत में हुई। मगर उनके उद्देश्य समाजवादी विचारधारा की ओर जो जन्म से रहा, कर्म से रहा, गुलाम भारत में रहा। फर्क कुछ नहीं, फर्क यही रहा कि गुलाम भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यातनाएं झेली, अपने साथियों को गंवाया, अपने साथियों की शहादत की पीड़ा झेली और आजाद भारत में, आजाद भारत के लोकतांत्रिक सरकार और व्यवस्था के विरुद्ध लड़ते रहे और आम लोगों के हक हकूक की बात करते रहे। भले अपमानित होना पड़ा उनको, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों तक उसने क्रांतिकारी का मार्ग नहीं छोड़ा। आज 9 फरवरी 2023 है। आज ही के दिन 9 फरवरी 1904 ईस्वी को ग्राम हरदोई, अवध और आगरा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले सी बर्मा को हम भी याद कर रहे हैं और भारत भी याद कर रहा है। और जब तक ये मुल्क रहेंगे, दुनिया में सी बर्मा याद किए जाते रहेंगे। आज समाजवादी धारा, समाजवादी विचारधारा, क्रांतिकारी विचार, वसूल सिद्धांत की सबसे अधिक आवश्यकता जिस वक्त में है, आज सी बर्मा की किताबें हमें रोशनी प्रदान करते हैं अपने मार्ग पर अडिग रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हम उसके जिंदगी की कुछ संक्षिप्त बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और उनमें से मुख्य है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो संगठन देश की आजादी के लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का रास्ता चुना। उस संगठन का HSRA की स्थापना फिरोज शाह कोटला की किला दिल्ली में 8 और 9 सितंबर 1928 ईस्वी को हुआ और उसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे और HSRA के सक्रिय सदस्यों में से एक रहे। संगठन की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट कंसोलिडेशन और HSRA से इनका जुड़ाव रहा और आजाद भारत में कम्युनिस्ट पार्टी से इनका जुड़ाव रहा। HSRA के संस्थापक सदस्य सचिंद्र नाथ सन्याल, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जैसे लोगों के संसर्ग में आने के साथ ही
इन्होंने अपने मित्र मंडली विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, सुरेंद्र नाथ पांडे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए और इनका जो झुकाव है वो कॉलेज के छात्र जीवन से ही समाजवादी विचारधारा की ओर रहा है। विजय कुमार सिन्हा के प्रयास से सी वर्मा की मुलाकात उत्तर प्रदेश के उस वक्त के जाने माने पत्रकार लेखक राधा मोहन गोकुल से कराया। राधा मोहन गोकुल सी वर्मा के वैचारिक गुरु बने और प्रेरणा के पुंज भी। राधा मोहन गोकुल के पास समाजवादी, क्रांतिकारी और ऐसे प्रेरणादायी पुस्तकों का एक बड़ा संग्रहालय था, जिसमें पढ़कर पलकर बढ़कर सी वर्मा एक साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के मजे हुए खिलाड़ी निकले और उनकी वो अध्ययन क्रांतिकारिता में बड़ा योगदान निभाया। कानपुर डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही साल 1927 ईस्वी में उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। HSRA के काम से एक सप्ताह के लिए भगत सिंह कानपुर आए हुए थे और उसी दौरान उनसे इनकी पहली मुलाकात होती है और सी वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तारीख 19 दिसंबर 1927 ईस्वी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, अभी से हम क्या बताएं तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे क्या हमारे दिल में है का गान गाने वाले, स्लोगन देने वाले राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर कारागार में बंद थे और 19 तारीख को सी वर्मा राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने गोरखपुर जेल पहुंचे थे। जेल पर राम प्रसाद बिस्मिल जी की मां मूल रानी पहुंचती है, जहां सी वर्मा से उनकी मुलाकात होती है। उनकी मां मूल रानी को मौसी कहकर पुकारते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के चचेरे भाई का नाम शंकर प्रसाद था, जिसके रूप में उनकी मां से वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक बार राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात करनी है और वो आप करवा दीजिए। उनकी मां तैयार होती हैं, राम प्रसाद बिस्मिल से भेंट होता है। HSRA का जो यूनिक नाम कोड था उस नाम से दोनों में बात होता है और राम प्रसाद बिस्मिल से गोरखपुर कारागार से मिलकर वो लौट कर आते हैं। क्रांतिकारियों का रिश्ता एक अलग रिश्ता होती है और खास करके उस जमाने का, उस वक्त का, जब देश अंग्रेजी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और लड़ाई ये चुने हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जवान, क्रांतिकारी सेनानी अपने कलम और अपनी गर्दन और अपने सीने के साथ जवाब दे रहे थे अंग्रेजी हुकूमत को। राम प्रसाद बिस्मिल से मिलकर लौट कर आने के बाद सी वर्मा लाहौर पहुंचते हैं। लाहौर में सुखदेव थापर से उनकी मुलाकात होती है। सुखदेव थापर के साथ मिलकर एक अन्य नए समूह का गठन करते हैं। सी वर्मा को नए और नई तकनीक पर बहुत ज्यादा भरोसा था और भरोसा था उनके अपने आत्मविश्वास पर। नवंबर 1928 ईस्वी आगरा किराए के मकान में रहते हैं। आगरा के नूड़ी गेट के पास रहकर बम बनाने की कला सीखने पहुंचते हैं और बम बनाना सीख जाते हैं और फिर वहां से लौटते हैं और बम बनाने के प्रशिक्षण में पूरी शिद्दत पाने के बाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जोरदार धमाके करने की तैयारी करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं देश के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सी वर्मा की, जिन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फंसाया गया। सुनवाई हुई अदालत में, शुरुआती फैसला आया और उस शुरुआती फैसले में जोगेश चंद्र चटर्जी को 10 वर्ष की सजा हुई और सी वर्मा की शिद्दत ये थी कि उसने पत्र पत्रिकाओं में आजादी के लिए, समाजवादी उद्देश्य के लिए और क्रांतिकारिता के क्रांतिकारी विचारों के लिए अनेक लेख लिखे उन्होंने। जो मुख्य जिम्मेवारी होती थी संगठन का, वह जिम्मेवारी सी वर्मा को दिया जाता था। साल 1929 वायसराय लॉर्ड इरविन विधानसभा में पूरी तरह और बुरी तरह पिट चुके थे। इसके बावजूद भी वायसराय की अपनी वीटो शक्ति से उन विधेयकों को पास कराना चाहते थे, जिन विधेयकों में से एक है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और दूसरा विधेयक व्यापार विवाद विधेयक। इन दोनों विधेयकों को
वाइसराय लॉर्ड इरविन अपनी वीटो ताकत से देश में थोपना चाहते थे, लागू कर देना चाहते थे। इस बात की जानकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह क्रांतिकारियों को मिली और इरविन को समाप्त करने यानी हत्या करने की योजना बनी और जिसकी पूरी रेकी करने की जिम्मेवारी शिव वर्मा को दी गई। और शिव वर्मा तय योजना अनुसार उनकी रेकी करना शुरू की। आईसीएस अधिकारियों की मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में जाने वाले थे इरविन और उस पर बम फेंककर उनकी हत्या कर देने वाले थे। हालांकि ये सफल नहीं हो सका था योजना। दिल्ली असेंबली में बम फेंकने का योजना। चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति में भगत सिंह अपनी पूरी शिद्दत के साथ ये जिम्मेवारी लड़कर उठाते हैं कि बम फेंकने हम जाएंगे, हम गिरफ्तारी देंगे और अपनी बात अदालत के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाएंगे और ये बहरी गूंगी जो ब्रिटिश हुकूमत है उनके कान पर एक जोरदार धमाका देंगे ताकि बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे और ये ब्रिटिश हुकूमत हमारी बात को सुनने पर मजबूर हो सके कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दोनों असेंबली में जाएंगे, शिव वर्मा, जयदेव कपूर दिल्ली रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद स्वयं झांसी जाएंगे, बाकी क्रांतिकारी साथी दिल्ली छोड़ कहीं और अपने अपने ठिकानों पर रहेंगे और निर्धारित वक्त पर हम फिर एक जगह इकट्ठा होकर कार्रवाई करेंगे। हम आज उस शिव वर्मा की बात कर रहे हैं। जिन बातों को हम आज बता पा रहे हैं वह बात भी शिव वर्मा के संस्मरित जो भगत सिंह के नाम पर लिखी गई पुस्तक है उस पुस्तक से हमें जानने को मिलता है। और ये संस्मरण पुस्तक स्वयं शिव वर्मा ने ही लिखी है, इसलिए भी आज शिव वर्मा को याद करना लाजिमी है और अनिवार्य। दिल्ली असेंबली पर बम फेंकने की पूरी रणनीति की तैयारी के बाद चंद्रशेखर आजाद को रेलवे स्टेशन तक शिव वर्मा आकर छोड़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद झांसी के लिए प्रस्थान करते हैं। जयदेव कपूर, शिव वर्मा दोनों दिल्ली ठहरकर पूरी दिल्ली असेंबली बम फेंकने की योजना पर अपनी निगरानी रखते हैं। शिव वर्मा बम बनाने के प्रशिक्षण में माहिर थे। उनके ऊपर एक जिम्मेवारी दी गई थी, उस जिम्मेवारी में शामिल थे गया प्रसाद, जयदेव कपूर, शिव वर्मा। और इनको कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बम फैक्ट्री लगाया जाए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए एनिमेशन का जो प्रोडक्शन होगा वो सहारनपुर के इस फैक्ट्री से होगा और हम देश में जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार धमाके करेंगे और उसके लिए हमें एनिमेशन की जरूरत है। तो उन्होंने किया, वो सहारनपुर पहुंचे। लेकिन जो निर्धारित वक्त था, निर्धारित व्यक्ति थे, फंड लेकर नहीं पहुंचे, धन लेकर नहीं पहुंच पाए, जिस कारण उनको फैक्ट्री के काम को करने में, काम को बढ़ाने में दिक्कतें हुई। तो गया प्रसाद वहां से रिटर्न कानपुर आते हैं और ये दोनों सहारनपुर में रुकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ही एक सदस्य जो गद्दारी किया, फणींद्र नाथ घोष की सूचना पाकर पुलिस सहारनपुर पहुंचते हैं और गिरफ्तारी हो जाती है जयदेव कपूर और शिव वर्मा का और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 13 जुलाई 1929 शिव वर्मा, जयदेव कपूर वगैरह क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके लाहौर के सेंट्रल जेल में डाल देते हैं। लाहौर के सेंट्रल जेल में पहले से ही भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतीन दास और भी राजगुरु क्रांतिकारी साथी बंद थे। शिव वर्मा और जयदेव कपूर भी पहुंचते हैं। अंग्रेजों के कैदी बंदियों के विरुद्ध जो अमानवीय और अत्याचार पूर्ण रवैया था, उन रवैयों के विरुद्ध जेल के अंदर भूख हड़ताल की शुरुआत होती है। 67 दिन के भूख हड़ताल के बाद जतीन दास की मौत हो जाती है और फिर उसके बाद क्रांतिकारियों को जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है। भगत सिंह को फांसी के लिए सजा हो जाती है। 7 अक्टूबर 1930 को राजमुंद्री जेल आंध्र प्रदेश में उन्हें भेज दिया और शिव वर्मा अब राजमुंद्री जेल आंध्र प्रदेश में कैद है। फिर कुछ दिन बाद राजमुंद्री जेल आंध्र प्रदेश से उठाकर उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के काला पानी जेल में भेज दिया गया। जेल में ही उन्हें इस बात की खबर मिली कि चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए,
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। जतीन दास तो उनके सामने ही जेल में दम तोड़ चुके थे। इस खबरों ने शिव वर्मा को अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन यातना और आजीवन कारावास एक कैदी, एक बंदी क्रांतिकारी पर फरफराने के अतिरिक्त और कर क्या सकता है अंग्रेजी कैद में रहकर। और वो काला पानी जाते हैं, काला पानी में आजीवन कारावास की सजा भोगने लगते। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित काला पानी कारागृह में साल 1933 में कैदियों और राजनीतिक बंदियों के विरुद्ध अमानवीय और अत्याचारपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध फिर से एक बार भूख हड़ताल में शामिल हुए। इस भूख हड़ताल में HSRA के क्रांतिकारी साथी महावीर सिंह और उसी काला पानी कारागार में बंद कैदी मोहित मैत्रा और मनकृष्ण नवदास की मौत हो गई। काला पानी के इन राजनीतिक और अन्य कैदियों की यही मांग थी। और वो मांग क्या था, जिसका लाभ आज भी आजाद भारत के लोग ले रहे हैं। जो संघर्ष काला पानी में शिव वर्मा ने किया, आज उसका लाभ जेल के कैदी बंदी भाई आज भारत में भी ले रहे हैं। क्या है मांग? शरीर को साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए साबुन दिया जाए, सोने के लिए स्वच्छ और साफ बिस्तर दिया जाए, खाने योग्य भोजन दिया जाए और पढ़ने के लिए, खासकर राजनीतिक बंदियों के लिए पढ़ाई की अनुमति दिया जाए, पढ़ने का साधन दिया जाए और पढ़ने के लिए पुस्तक उपलब्ध करवाई जाए। और राजनीतिक बंदियों को कारागृह में आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद करने दें, बातचीत करने दें। अब जेल के कैदियों को राजनीति के बंदियों के बीच जो इतिहास, विज्ञान, साहित्य और अन्य सामाजिक विधाओं का प्रशिक्षण देने का काम शुरू किए शिव वर्मा, उनके सहयोग में देखिए और भी कैसे लोग आते हैं उस काला पानी कारागृह में। वह नाम है सतीश पकरासी, भूपाल बोस और शिव वर्मा। तीनों मिलकर राजनीतिक कैदियों को इतिहास, साहित्य और राजनीति विज्ञान के विषयों में अध्ययन कराया और खुद भी अध्ययन किया। उसी काला पानी कारागृह में साल 1937 ईस्वी हरे कृष्ण कोनार के साथ मिलकर 36 दिवसीय भूख हड़ताल किया। इसी भूख हड़ताल के बाद शिव वर्मा को उस जेल से अन्य जेल में ट्रांसफर किया गया। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित उस काला पानी कारागार में शिव वर्मा और हरे कृष्ण कोनार द्वारा किया गया अंतिम भूख हड़ताल था, जो कि जनवरी 1938 में काला पानी कारागार को बंद कर दिया गया और वहां से ट्रांसफर होने के बाद अन्य जेल में शिव वर्मा को रखा गया। साल 1946 ईस्वी शिव वर्मा को कैद से रिहा कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, परंतु विभाजन के साथ शिव वर्मा अखंड भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, जिसमें बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान शामिल है। शिव वर्मा उस अखंड भारत और आजाद भारत का सपना संजोए हुआ था। देश आजाद हुआ, भारत आजाद भारत में उत्तर प्रदेश, हरदोई, आगरा, अवध का संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और आजाद भारत। शिव वर्मा रिहा है अंग्रेजी हुकूमत और साल 1948 में वो उत्तर प्रदेश के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव बनते हैं। कांग्रेस की सत्ता, देश की सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध शिव वर्मा का एक फिर से नई आगाज, नई आंदोलन, नए तेवर के साथ लड़ाई शुरू होती, जिस कारण से शिव वर्मा को साल 1948 में, साल 1962 में और साल 1965 में जेल भी जाना पड़ा और उन्हें कैद किया गया। आजाद भारत में भी शिव वर्मा को कैद किया गया, क्योंकि एक उस समय अलग स्थिति थी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच बन नहीं पाता था और शिव वर्मा तो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। इसने बम बनाने की कला और लिखने की कला
और बोलने की कला, कन्विंस की कला से निपुण थे। वो शिव वर्मा क्या मानेंगे, गरीबों के हक में बात नहीं करेंगे तो किसी की बात नहीं मानेंगे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई में रहते हुए उनकी बन नहीं पाती थी और फिर वो सीपीआईएम ज्वाइन करते, सीपीआईएम के पक्ष में आए। और वो आने का कारण था पार्लियामेंट्री सिस्टम, चुनावी टिकट वगैरह का जो कारण रहा, उस वजह से उन्होंने सीपीआई से बाहर होकर अपने समाजवादी जो धारा का रुख था, विचार था, क्रांतिकारिता थी, इन सभी बातों को लेकर भी वो सीपीआईएम की तरफ। लेकिन आजाद भारत में और इन राजनीतिक उथल पुथल में शिव वर्मा को कई बार अपमानित होना पड़ा, कई बार कैद होना पड़ा, कई बार जेल जाना पड़ा, मगर उन्होंने हार नहीं माना। साल 1971 में सीपीआईएम द्वारा उन्हें कानपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया गया, चुनाव लड़े परंतु जीत नहीं सके और उनको एक गैर वामपंथी कम्युनिस्ट उम्मीदवार, गैर कम्युनिस्ट वामपंथी उम्मीदवार एसएम बनर्जी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हम बताइए कि देश कहां से कहां पहुंच गया। और आज शिव वर्मा का जन्मदिन है और इस अवसर पर मुझे ये कहते अफसोस हो रहा है कि वह क्रांतिकारी जो देश को आजादी दिलाने के लिए यातनाएं झेली, आजीवन कारावास भोगा, बम फेंका, गोलियां चलाई, बम की फैक्ट्री लगाई, अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने आंखों के सामने कई साथियों की कुर्बानी अपने सामने देखा, वो आजाद भारत में पार्लियामेंट्रियन सिस्टम में आते हैं और वो चुनाव हारते हैं। ये सिचुएशन, तो हम जा कहां रहे हैं और जाना कहां कब से शुरू कर दिए हैं। आज बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को हम जाने और फिर अग्रसर होकर अपने पथ पर अडिग और टिकाऊ रूप से काम करते रहे। ये योजना नीति के साथ काम करने का वक्त भी हमें इशारा करता है। का योगदान कई स्तरों पर बहुत ही बेहतरीन रहा है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र नया सवेरा, लोक लहर जैसे मुखपत्र के संपादक रहे। वे हिंदी की पत्रिका नया पथ के भी संपादक रहे। लखनऊ मॉन्टेसरी सोसाइटी के वे आजीवन ट्रस्टी रहे। हम आज उस शिव वर्मा को उनके जन्म जयंती पर याद करते हुए सलामी पेश करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद और क्रांतिकारी अभिवादन देते हैं, जिन्होंने अखंड भारत, आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो अखंड भारत था, जिसकी आज़ादी के लिए अपने आप को झोंका, गुलाम भारत में जन्म लिया, आज़ाद भारत में उनकी मृत्यु 92 साल की उम्र में हुई, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए देश का खाक छानकर उनके लिखे लेख, उनके पत्र, उनके तस्वीर को इकट्ठा किया, जिन्होंने भारत से यात्रा करके इंग्लैंड पहुंचा और वहां के संग्रहालय से, वहां के ऑफिस से विधिवत साक्ष्य उपलब्ध किया, उन साक्ष्यों को लेकर भारत पहुंचे और भारत में उन्होंने भगत सिंह की संस्मरण जैसे किताबों को लिखा और अन्य किताबें लिखी, जिन किताबों की लिखी हुई क्रांतिकारी, समाजवादी और प्रगतिशील विचारों को पढ़कर आज की युवा पीढ़ी अंधेर गलियों में नई रोशनी के साथ काम करने का जज्बा आज भी रखते हैं, वैसे शिव वर्मा को हम फिर से क्रांतिकारी अभिवादन पेश करते हुए उन्हें सलामी देते हैं।